नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र मीना स्वागत करता हूं आपका आज के लेक्चर भारतीय प्राचीन का इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में। आज हम काफ़ी सारा डिस्कस करने वाले हैं और आज हम चलते हैं हमारे अतीत में कि हमारे अतीत में क्या हुआ, अर्थात प्राचीन भारत में हम कैसे थे, क्या था, कैसे शासन चलता था, क्या रीतियाँ थीं। आज दोस्तों, आज आप ये समझ लेना, भले ही हम आधुनिक भारत के इतिहास में बैठे हुए हैं, लेकिन आज इस आधुनिक इतिहास को छोड़ करके आज कुछ प्राचीन भारतीय इतिहास की छवियों को निखारते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में क्या क्या होता था। क्योंकि आज तो हम जिस तरह से जी रहे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन भारत के प्राचीन में क्या क्या था, प्राचीन में किस तरह शासन चलता था, क्या रीतियाँ थीं, किस प्रकार पॉलिटिकल व्यवस्था थी, किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था थी, आज उसका संक्षिप्त और व्यवस्थित अध्ययन आज हम आपके साथ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल जैसे अनेक क्षेत्रों का उदय हुआ और धीरे धीरे वैदिक काल आया। वैदिक काल में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते हैं और वेदों के बारे में भी काफ़ी उल्लेख है, क्योंकि ऋग्वेद काफ़ी पुराना वेद है। उसके बाद सामवेद है। सामवेद में भी संगीत से संबंधित प्रावधान दिया गया है। यजुर्वेद में आपका कर्म कांडों से संबंधित व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, एक अंतिम वेद होता है जिसको अथर्ववेद बोलते हैं, जिसमें जादू टोना और ब्रह्म ज्ञान और औषधीय ज्ञान जैसी महत्वपूर्ण बातें उसमें बताई गई हैं। तो उसके बाद जैनिज्म आ जाते हैं, बुद्धिज्म आ जाते हैं, अर्थात महावीर स्वामी। जैन धर्म में जो वास्तविक संस्थापक वैसे महावीर स्वामी जी को माना जाता है, क्योंकि वो 24वें तीर्थंकर थे। हालांकि जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी थे और उसके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आप लोगों को बता दूं कि महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। रीज़न ये है कि महावीर स्वामी जी का जो बचपन का नाम सिद्धार्थ, बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। जो वर्धमान महावीर, उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, त्रिशला देवी उनकी माता का नाम था। उन्होंने बचपन से ही उनके अंदर अनुभूति हुई कि मुझे बाहर जाके तपस्या करना है। तो वो तपस्या करने के लिए अपने गृह त्याग उन्होंने कर दिया और एक नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने गहन तपस्या की। उसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार इस संसार, इस दुनिया, इस भारत देश के लिए समर्पित कर दिया। अंततः जाकर के 540 ईस्वी में उनका जन्म होता है और 468 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। और फाइनली जो जैन धर्म होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में जो जैनी होते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर में जो जैनी होते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। इस तरह से उसके बाद बुद्धिज्म आ जाता है, अर्थात बौद्ध धर्म आ जाता है। आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं भगवान बुद्ध हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिताजी का नाम शुद्धोधन शाक्य था। शाक्य वंश में उन्होंने जन्म लिया, जबकि महावीर स्वामी ने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया और भगवान बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जबकि उनकी मौसी ने उनका पालन पोषण किया। उनका जन्म भी लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था और 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है। वो भी घर त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं निरंजना नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो भी सबसे पहले सारनाथ में अपना उपदेश दे देते हैं। इस तरह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन बौद्ध धर्म अंततः हीनयान और महायान 2 शाखाओं में विभाजित हो जाता है। जैन धर्म में भगवान बुद्ध ने 5 पंच महाव्रत बताए हैं। उन्होंने बोला कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो इन 5 महाव्रतों का पालन आपको करना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिहार्य और ब्रह्मचर्य। उन्होंने बोला कि सत्य का पालन करो, कभी किसी की चोरी मत करो, आवश्यकता से अधिक धन का संचय मत करो, कभी किसी चीज़ को बिना किसी की अनुमति के मत उठाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो। यही जीवन का सत्य है और यही जीवन का मोक्ष है। इस तरह से पंच महाव्रत के बाद अब उस टाइम पर जब ये दोनों जो प्रमुख
धार्मिक संप्रदाय थे। उसके बाद में मगध का उत्कर्ष होता है। और मगध का उत्कर्ष दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम से एक तरह से राजशाही व्यवस्था थी उस समय। और राजशाही के लिए लोग उस समय अपने पिता को न अपने बेटे को, कोई कुछ को नहीं देखता था। वो सिर्फ राज्य की भूख और राज्य की लालसा को देखते हुए किसी की भी हत्या कर देता था। इसी तरह से महत्वपूर्ण पहलू आप इसमें देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले हर्यक वंश जो थे, हर्यक वंश का शासन था। जब मौर्य वंश जब मगध का उत्कर्ष नहीं होता है, जब मगध का उत्कर्ष नहीं होता है, उससे पहले हर्यक वंश का शासन था। उस समय हर्यक वंश में राजा बिंबिसार थे, जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की, अर्थात वो हर्यक वंश के प्रथम राजा होते हैं। और उसके बाद में जो हर्यक जी थे, हर्यक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जो थे वो बज्जी के राजा हुए। और अजातशत्रु के बाद में राजा उदयन होते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बना लिया। उदयन की भी कुछ इस तरह से हत्या हो जाती है। और उदयन की हत्या होने के बाद में शिशुनाग वंश आ जाता है। दोस्तों देखो, आपने देखा कि बिंबिसार हुआ, बिंबिसार का अजातशत्रु हुआ, उसके बाद उदयन हुआ। तीनों में ही इस तरह का प्रावधान था कि वो लोग भी अपनी साम्राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए कभी किसी को मार देते थे और अपना राज्य हड़प लेते थे, अपने राज्य की सीमा बढ़ा लेते थे। तो इस तरह की व्यवस्था उस समय थी, राजशाही थी। राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, अपना दायित्व बढ़ाना उनका यह काम था। उसके बाद में जब हर्यक वंश का शासन समाप्त हो जाता है तो शिशुनाग आ जाते हैं। शिशुनाग वंश में राजा शिशुनाग ही उसके प्रमुख राजा होते हैं। और उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया। जब शिशुनाग के बाद में नंद वंश आता है, क्योंकि शिशुनाग में अकेला शिशुनाग ही राजा था। शिशुनाग वंश में अकेला शिशुनाग ही राजा था। और उसके बाद जब नंद वंश आया तो नंद वंश में एक राजा हुए, जो नंद वंश के प्राय प्राथमिक राजा ही थे। उनका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद जी ने जो शिशुनाग जी थे उनका हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद में महापद्मनंद जी ने नंद वंश को एक तरह से औचित्य में ला डाला। तो आप देखते हैं कि हर्यक वंश समाप्त हो गया, उसके बाद में शिशुनाग भी समाप्त हो गए। शिशुनाग की हत्या महापद्मनंद जी ने कर दी और नंद वंश की नींव डाल दी। तो दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद जी हुए थे। और एक बार घनानंद जी ने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जितने भी क्षेत्रीय राजा हैं, जितने भी बड़े बड़े राजतंत्र हैं या बड़े बड़े आदमी हैं, उनको उन्होंने न्योता दिया। और न्योता देने के बाद उस सभा में, उस प्रोग्राम में चंद्रगुप्त मौर्य भी पहुंचे थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का उन्होंने आदर सत्कार ज़्यादा नहीं किया, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य जी को गुस्सा आ गया। और उन्होंने कहा था कि इसका बदला तो मैं लूँगा। कब लूँगा? इसका उन्होंने प्रण उसी आयोजन में ले लिया और कहा था कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य, पंडित तो थे ही, छुट्टियाँ रहती थी, तो उन्होंने अपनी छुट्टियाँ को खोल करके कहा था कि जब तक मैं नंद वंश के राजाओं का खून नहीं अपनी छुट्टियाँ से लगा लूँगा, तब तक अपनी छुट्टियाँ नहीं बांधूंगा। इस तरह से अंत में नंद वंश का शासन समाप्त हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की नींव डाल देते हैं। और उसी के समय में चाणक्य अर्थात कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री होते हैं। और एक बात और बता दूं, जब घनानंद जी थे, घनानंद जी के शासनकाल में ही सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर युद्ध होता है, और सेल्यूकस निकेटर उस युद्ध में हार जाता है, जिसने मेगास्थनीज को भारत भेजा। जब मेगास्थनीज भारत आया
तो उसने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। उस समय क्या है, मौर्य वंश में शासन जो था वो 7 वर्गों में चलता था और केवल 30 लोग उस शासन को संचालित करते थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त का बेटा हुआ। उसके बाद में उन्हीं के समय में सीरिया का शासक था जो डाइमेकस था, वो भारत के लिए आया। बिंदुसार का बेटा अशोक था। अशोक 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक उन्होंने उनका अस्तित्व रहा। अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। उस कलिंग के युद्ध में हुए भारी नरसंहार के कारण कलिंग बड़ा हतप्रभ रह गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने ब्राह्मी, ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइक जैसे शिलालेखों का निर्माण करवाया, लेकिन जितने भी शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। जो ब्राह्मी लिपि थी उसको 1837 ईस्वी में जेम्स फ्रेंसिप ने सबसे पहले उसका अध्ययन किया, उसको पढ़ा। और जो उन्होंने अपना गुरु मान लिया था भगवान बुद्ध को, तो उन्होंने जब बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई थी तो उस समय उन्होंने अपने स्तूप भी उनके बनवा डाले, जैसे सांची में है, सारनाथ में है, तक्षशिला में है। तो इस तरह से उनके स्तूप भी बने। मौर्य वंश के जो अंतिम राजा हुए थे वो बृहद्रथ थे। और आपको बात बताऊं कि जब मौर्योत्तर काल चलता है, अर्थात मौर्य का जब अंतिम पड़ाव था, उस समय भी कई वंश हुए थे, जैसे शुंग, कर्ण, सातवाहन, इक्ष्वाकु, चेदी वंश, हिंद यवन शासक, हिंद यूनानी, शक और कुषाण। इस तरह से मौर्योत्तर काल में इन वंशों का भी उदय होता है। और अंत में अभी हम बात चल रही थी कि मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, उनकी भी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग जी कर देते हैं 185 ईसा पूर्व में, जिन्होंने अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया। और उसके बाद में शुंग वंश के जो राजा होते हैं देवभूति जी, अंतिम राजा, उनकी भी हत्या हो जाती है। सोचो, बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, उसको शिशुनाग ने मार डाला। वो सॉरी, पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। किसने मार डाला? पुष्यमित्र शुंग ने। जो कि मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ थे, जिनको पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला। और पुष्यमित्र शुंग के जो अंतिम राजा हुए थे देवभूति, देवभूति को भी कण्व वंश के राजा वासुदेव ने मार डाला। सोचो, शुंग वंश शासन समाप्त, उसके बाद कण्व वंश आ गया। और कण्व वंश में भी आप देखते चलो अभी रामलीला, क्या लीला है भाई इसमें। सुशर्मा होते हैं अंतिम कर्ण शासक, उनकी भी हत्या हो जाती है। सिमुख, उसके बाद सिमुख आ जाते हैं, क्योंकि सुशर्मा की हत्या भी सिमुख ने ही की थी। और कर्ण वंश की जगह उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। और सातवाहन में गौतमी पुत्र सतकर्णी पैदा होते हैं, और जो कि सबसे प्रभावी राजा होते हैं। उसके बाद इक्ष्वाकु वंश, उसके बाद चेदी वंश, और उसके बाद हिंद यवन शासक भारत में प्रवेश करते हैं, जिसमें मिनांड राजा प्रभावी होता है। बौद्ध धर्म, जो मिनांड थे उन्होंने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। जानकारी जो है मिलिंद पन्नों में इसकी मिलती है। सोने के सिक्के इस समय भी चलाए गए थे। उसके बाद शकों, उसके बाद कुषाणों का शासन रहा। उसके बाद कनिष्क का शासन रहा 78 ईस्वी में। उन्होंने शक संवत का निर्माण करवाया था कनिष्क ने। इसके दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे राजा हुए। उसके बाद गुप्त वंश आ गया। गुप्त वंश में श्रीगुप्त इसका प्रथम शासक था, अर्थात संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो कि महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त संवत की शुरुआत जो थी वो समुद्रगुप्त ने की थी, जिन्होंने भारत का नेपोलियन भी उनको कहा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में ही समुद्रगुप्त आए थे। समुद्रगुप्त की जो पत्नी थी वो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से उनका विवाह हो जाता है। उसके बाद में एक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक बात रह गई कि उनको महाराजा धीराज की उपाधि भी मिली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो 375 से 415 ईस्वी में आए। उसके बाद कुमार गुप्त आए थे, और उसके बाद स्कंदगुप्त आए थे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त के बारे में बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इलाहाबाद जो स्तंभ है उसमें समुद्रगुप्त को बीणा बजाते हुए दिखाया गया है, और सोने के बजाते हुए। और उसके बाद में चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो शकों को पराजित उन्होंने किया,
उनको उपाधि मिली थी विक्रमादित्य की, अर्थात उन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चीनी यात्री फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही भारत आया। 9 विद्वान थे उस समय। 9 विद्वानों में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में 9 विद्वान थे, नवरत्न थे, जिनमें कालिदास और अमर सिंह प्रमुख थे। अब उसके बाद कुमारगुप्त आ जाते हैं। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। विष्णु शर्मा ने पंचतत्व की रचना की और कालिदास ने मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतुसंहारम जैसी रचना की। एक चीज़ और बता दूं कि आर्यभट्ट, बरहाइमेर, ब्रह्मगुप्त, महाभारत की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। उस तरह से गुप्तोत्तर काल का भी समय आ जाता है और गुप्त काल भी निकलने लगता है धीरे धीरे। उसमें अंतिम जो समय चलता है वो हर्षवर्धन काल चलता है गुप्त वंश में। तो गुप्त साम्राज्य का पतन धीरे धीरे होता है और उसमें पुष्यभूति वंश चलता है, जिसमें राजा हर्षवर्धन होते हैं और हर्षवर्धन को परम माहेश्वर की उपाधि मिलती है। नाटक उस समय प्रियदर्शिका चलता था और सिक्के चलाए गए। उस समय शिव पार्वती के चित्र थे उन पर, सिक्कों पर। संरक्षण उन्होंने दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को, क्योंकि कुमारगुप्त ने उसको बनवाया था। और ताम्रलिप्ति उस समय प्रमुख बंदरगाह था। यात्री चीनी ह्वेनसांग और उस समय भारत आया था। बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित की उसने रचना की थी बाणभट्ट ने। उस समय थोड़ा सा मोड़ आ जाता था कि हर्षवर्धन और पुलकेशन तृतीय में युद्ध हो जाता है। इसकी जानकारी भी आपको एहोल अभिलेख में मिलती है। युद्ध की जगह जो है नर्मदा घाटी है, अर्थात नर्मदा के तट पर युद्ध होता है। पूर्व मध्यकालीन प्रमुख राजवंश संस्थापक। अब हम बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के समाप्त होने से ठीक बाद और मध्यकाल के प्रारंभ होने के ठीक पहले कुछ और भी राजा होते हैं गुप्त वंश के बाद में। जैसे पाल वंश है, गोपाल जी ने इसकी रचना की या स्थापना की। सेन वंश में सामंत सेन जी थे। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम थे। चंदेल वंश के नन्नुक थे। कलचुरी चेदी के कोक्कल थे। राष्ट्रकूट के दंतीदुर्ग थे। पल्लव वंश के सिंह विष्णु जी थे और चोल वंश के विजयालय थे। सोलंकी वंश के मूलराज प्रथम थे और चौहान वंश के वासुदेव थे। इस तरह से आधुनिक जो मध्यकालीन के पहले और प्राचीन भारतीय इतिहास के अंत का ये शासन था। इनके संस्थापक भी हमने आपको बता दिए और अब चलता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, उसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास, फिर हमारा इतिहास हो जाएगा 3 दिन के लेक्चर में ख़त्म। चलो गाइस, आप लोगों को आज की हमारी मेहनत, हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और भाई के लिए एक लाइक दे के जाना। मिलता हूँ आपसे एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।